कि मैं भी धीरे धीरे शांत हो रहा हूँ। हाँ, मैं भी सुशांत हो रहा हूँ। सफलता की नई सुबह के लिए रातों की बात होती है, किसी की सोकर कटती है, किसी की रोकर कटती है। अक्कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी है। देखिए, मेरा जो स्ट्रेटजी ये रहा था कि मैं मंडे टू फ्राइडे पढ़ता था। मैं एक्चुअली जब दिल्ली गया था तो मुझे इस चीज़ की बिल्कुल आइडिया नहीं था कि बीपीएससी क्या होता है, यूपीएससी क्या होता है। मैंने दिल्ली में दृष्टि आईएएस से क्लास लिया था। उस समय विकास विकृति सर क्लास ले रहे थे और उनका अंतिम समय का क्लास था। तो उस समय का दृष्टि और अब के दृष्टि में क्या अंतर है तो मुझे पता नहीं। आपको भी पता है कि अर्जुन तभी अर्जुन थे जब उनके सारथी श्री कृष्ण थे। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अनुज और स्वागत है आपका हमारे इस न्यू पॉडकास्ट सेशन में। आज हमारे साथ हैं अमित सर, जो कि अभी बीपीएससी में सिलेक्टेड हैं। साथ में इनका काफ़ी अच्छा स्टूडेंट जर्नी रहा है। इन्होंने यूपीएससी का 2 बार इंटरव्यू दिया हुआ है। इसके अलावा इन्होंने बिहार एसआई भी क्रैक किया हुआ है और ये सिलेक्टेड थे, बट उसी के दौरान इन्होंने बीपीएससी भी क्लियर किया हुआ था। सो इन्होंने बीपीएससी ज्वाइन किया। तो आइए हम लोग बात करते हैं और जानते हैं सर की लाइफ जर्नी। और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है सर का स्टूडेंट से रिलेटेड, तो हम लोग सारा कुछ जानेंगे। तो स्वागत है सर आपका हमारे इस सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो सर, सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप अपने बारे में कुछ बताएं, उसके बाद हम लोग आगे और बात करेंगे। मेरा नाम अमित है और मैं बक्सर का रहने वाला हूँ। 2021 में 2446 वाले बिहार एसआई में मेरा सिलेक्शन हुआ था और 64th बीपीएससी में 496 रैंक था। और अभी मैं प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के रूप में बिहार सरकार में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। काफ़ी अच्छा। और सर, इसमें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है आपका यूपीएससी का इंटरव्यू, कि आप इंटरव्यू तक 2 बार जाके फिर आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, उसमें क्या रीज़न था उसका? देखिए, सबसे पहले जब सिलेक्शन मेरा बीपीएससी में हुआ तो मुझे लगा कि मुझे और आगे जाना चाहिए और मेरा जो कॉन्फिडेंस लेवल था वो बढ़ता गया। मैंने पहली बार एग्ज़ाम दिया, सिलेक्शन के बाद ही दिया था यूपीएससी, तो मेरा प्री अच्छा रहा, मेंस भी बहुत अच्छा रहा और इंटरव्यू राउंड मेरा दूसरी बार की अपेक्षा पहली बार बहुत अच्छा रहा था। लेकिन किसी कारणवश मैं 2 नंबर से रह गया। दूसरी बार फिर वही हुआ और एक ही बोर्ड में, एक ही मेंबर के बोर्ड में, इससे पहली बार था, दूसरी बार भी उन्हीं के बोर्ड में था और उसमें भी हम 2 नंबर से रह गए। तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डाउन हुआ, लेकिन सोचा कि एक बार गैप करके फिर से देंगे। अब कमी कहाँ रह गई अब ये पता नहीं। मेरा उसमें एथिक्स थोड़ा सा वीक था। एथिक्स एक सब्जेक्ट होता है मेंस में, तो मेरा थोड़ा सा वीक था। लेकिन सेकंड टाइम में मैंने उसका क्लास लिया था, उस पर मेहनत किया था, फिर भी डाउन रहा, क्योंकि यूपीएससी बहुत बड़ा चीज़ है और मेरा बहुत अच्छा प्रयास था कि मैं दूसरी बार में, तो मुझे लग रहा था ऐसा कि मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा, बट किसी कारणवश रह गया। तो इतना पास जाके और सिलेक्शन ना होना, तो वो आपको डिमोटिवेट करता है या फिर आपको एक रीस्टार्ट करने का मौका देता है? आप उसको किस तरह देखते हैं? देखिए, यदि आप डिमोटिवेट हो रहे हैं, इसका मतलब कि आप ऑलरेडी मोटिवेटेड हैं, तो इससे आपको हताश नहीं होना है। आप अपना एक नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी के रूप में आप इसको चूज करिए और आप अपना बेहतर और देने की कोशिश करिए। सबसे पहले आप अपना उसमें चूज करिए कि आखिर दिक्कत कहाँ आई। जैसे तो मुझे पहली बार में पता चल गया कि मेरा भी एथिक्स वीक है और मेरा ऑप्शनल एक्चुअली हिंदी था, भाषा और साहित्य। तो उसमें दूसरी बार में कुछ क्वेश्चन ऐसे रहे जिनको मैं पूरी तरह से टच नहीं कर पाया। तो वो कमियां निकाल के एक बार मैंने गैप लिया और फिर से अगली बार उसके लिए मुझे लगता है कि मैं इस बार अच्छे से प्रिपेयर हूँ। तो आपने कोचिंग क्लासेस भी कुछ ली थी, क्लासेस वगैरह, या फिर आपने सेल्फ किया था? नहीं, मैंने दिल्ली में दृष्टि आईएएस से क्लास लिया था। मैं एक्चुअली जब दिल्ली गया था तो मुझे इस चीज़ की बिल्कुल आइडिया नहीं था कि बीपीएससी क्या होता है, यूपीएससी क्या होता है, टीचर कौन से अच्छे हैं, कोचिंग कौन सा अच्छा है। दृष्टि 2-4 लोगों से पूछा, उन्होंने बताया कि तुम ऑप्शनल क्या चाहते हो। मैंने कहा हिंदी मेरा अच्छा है, मैं हिंदी रखना चाहता हूँ। तो जितने लोगों से पूछा मुझे लगा कि सबने ये बताया कि आप दृष्टि जाइए, आप दृष्टि जाइए। अभी की क्वालिटी का तो नहीं बता सकते। उस समय विकास विकृति सर क्लास ले रहे थे और उनका अंतिम समय का क्लास था। तो उस समय का दृष्टि और अब के दृष्टि में क्या अंतर है तो मुझे पता नहीं, लेकिन उस समय बहुत बेहतर था। दृष्टि उस समय अपने पिक पर था। अभी का मुझे नहीं आइडिया, पटना में खुला है मुझे पता चला, लेकिन यहाँ मैं गया नहीं और ना ही यहाँ का मुझे कोई आइडिया है।
तो जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे उस टाइम आपको क्या क्या मुश्किल आता था, और एक जो न्यू स्टूडेंट होता है उसको जैसे कौन कौन सा मुश्किल आता है और उसको कैसे हैंडल करे वो? देखिए, स्टूडेंट का ये है कि दो टाइप के होते हैं। जैसे हम लोग ग्रामीण क्षेत्र से, मैं दिल्ली सबसे पहले गया तो मैं पढ़ने के लिए ही गया था, लेकिन घर की आर्थिक स्थिति कमज़ोर थी। तो सबसे पहले मैंने एक नौकरी ढूंढा, प्राइवेट नौकरी करता था। साउथ एक्सपार्ट 2 में एक प्राइवेट कंपनी थी, उसी में बैक ऑफिस स्टाफ के रूप में काम करता था। उसके बाद मैंने क्लास पकड़ा। तो मेरे लिए चैलेंजिंग ये था कि मैं पढ़ाई पे टाइम नहीं दे पा रहा था। तो उसके लिए मैं अपने पर्सनल टाइम से कटौती किया, नहीं कि सोना कम कर दो या जैसे भी ड्यूरिंग ट्रेवल उस टाइम अपना पढ़ाई वगैरह कर लो, तो वैसे किया। चैलेंज स्टूडेंट के लिए बहुत तरह की आती है। एक तो फिनेंशियल आती है, और यदि आप फिनेंशियली ठीक है, आर्थिक स्थिति घर की ठीक है, तो फिर आप अपना 100% दे सकते हैं। अब स्टूडेंट वाइज डिपेंड करता है कि उनकी मुश्किलें किस तरह की थी। मेरा तो ये था कि हमें सबसे पहले अर्निंग करना है, अपने लिए पैसे निकालने हैं, थोड़े बहुत घर पे भी भेजने होते थे। तो मेरा तो सबसे पहले फिनेंशियल इशू था। दूसरा, पढ़ाई मेरा ठीक ठाक था, मेरी कंटिन्यूटी बरकरार रही, इस वजह से मुझे टाइम ज़्यादा लगा। मैं 2016 में गया था और 3 साल मैंने पढ़ाई की। अच्छा, इसमें कोचिंग का कितना रोल रहता है कि अगर आप कहीं क्लासेस लेते हैं और एक लड़का सेल्फ स्टडी करता है, तो क्या कोचिंग से इम्प्रूवमेंट आता है, सिलेक्शन का चांस बढ़ता है? देखिए, एक बेहतर तैयारी सेल्फ स्टडी से ही आती है, लेकिन एक टीचर का रोल एक सारथी के रूप में होता है, क्योंकि आपको भी पता है कि अर्जुन तभी अर्जुन थे जब उनके सारथी श्री कृष्ण थे। तो टीचर का तो रोल बिल्कुल बेहतर है कि एक मार्गदर्शक आपका अच्छा होना चाहिए। मार्गदर्शक यदि आपका अच्छा हो, आजकल के लोगों का क्या है कि यूट्यूब पे बहुत सारे लोग अवेलेबल हैं, लोग सबका देखते हैं, ये गलत है। आप मार्गदर्शक किसी एक को बनाएं, किसी एक को अपना मेंटर चुने, बिल्कुल तरीका सही होगा, रास्ता सटीक मिलेगा और आप सफलता के बिल्कुल करीब होंगे। अभी के टाइम पे काफ़ी सारे कोचिंग क्लास जस्ट लाइक बिजनेस की तरह बना दिए हैं कि सिलेक्शन रेट उनका बहुत कम है, बट वो ऐसा शो करते हैं जो उनके पास है सिर्फ मेंटरशिप लेता है, सिर्फ इंटरव्यू का मॉक का प्रिपरेशन करता है, वो उनको भी इंक्लूड करते हैं सिलेक्शन में। और तो क्या वो सही है? एक चीज समझिए, ये चीज स्टूडेंट को तय करना है कि आपको जाना कहाँ है। एक ग्रेजुएट आदमी, ग्रेजुएशन एक स्तर इसलिए, बेस इसलिए बनाया जाता है ताकि आपको अपने एनवायरनमेंट की चीज़ों का अच्छे से पता हो। और यदि आप ग्रेजुएट हो जाते हैं तो आपको ये तो पता है कि क्या सही क्या गलत है, और तब आप स्तर के एग्जाम के लिए प्रिपेयर होते हैं, मेंटली प्रिपेयर होते हैं। उस समय आपको ये चूज करना बड़ा ही जरूरी होता है कि क्या अच्छा है हमारे लिए। हम एडवर्टीजमेंट पे जाते हैं कि उसका एडवर्टीजमेंट बहुत अच्छा है, उस इंस्टीट्यूट का एडवर्टीजमेंट अच्छा है, लोग उसके बारे में कहते हैं, उसके बारे में आपको तह तक जाना चाहिए कि आखिर उसमें मेन चीज जो हमें जो क्वालिटी चाहिए वो है या नहीं। हमें एडवर्टीजमेंट, बैनर, पोस्टर या लोगों की बातों पे नहीं आना चाहिए। एक चीज आप समझिए कि जो पहले से सिलेक्टेड हैं या जो एक्सपीरियंस लोग हैं, उनके पास पढ़ाई करना आपके लिए हमेशा ही फायदेमंद हो। अच्छा सर, स्टूडेंट अपने को कैसे पहचाने कि उनमें पोटेंशियल है कि नहीं, कि वो यूपीएससी कर सकता है कि नहीं? जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट को लगता ही नहीं है और कि वो कर सकते हैं, बट उनमें पोटेंशियल होता है। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जिनको लगता है कि वो कर लेंगे, बट वो उनका बेसिक उतना सही नहीं होता है। तो स्टूडेंट खुद को कैसे जज करे कि वो कर सकते हैं कि नहीं? देखिए, कर कोई भी सकता है, उसकी मेहनत, लगन और उसके काम के प्रति ईमानदारी होनी चाहिए। आज के स्टूडेंट की जहाँ तक बात है तो वो शॉर्टकट ढूंढते हैं। और मैं आपको बता दूं कि पढ़ाई का आज तक कोई शॉर्टकट नहीं। बिना एनसीईआरटी पढ़े आप किसी गेस्ट पेपर, किसी का नोट्स कुछ लेकर के आप चाहें यदि कि हमें सफलता मिल जाए, और खास करके बीपीएससी यूपीएससी में, तो मुश्किल है। और फंसे हुए वही लोग हैं जो शॉर्टकट तरीका अपना रहे हैं। पहला चीज मैं थोड़ा सा इसमें और जोड़ रहा हूँ। एक पारंपरिक पढ़ाई जो पहले चलती थी कि लोग किताबों में उलझे रहते थे, अब बिल्कुल स्मार्ट स्टडी का जमाना है, लेकिन हार्ड स्टडी अब भी स्मार्ट स्टडी पे भारी पड़ रही है। कारण क्या है? कारण यह है कि आपके पास यदि किताब है तो आप बार बार उसमें रिव्यू देख सकते हैं कि हमने क्या पढ़ा, क्या सही है, क्या गलत है। लेकिन ऑनलाइन में तो ये कोर्स का जो ड्यूरेशन होता है उसके बाद वो खत्म हो जाता है, और ऑनलाइन आने के बाद लड़के नोट्स बनाने छोड़ दिए। मेरा अभी भी मानना है कि आप अपने आप को ग्रेजुएशन में, जैसे ही ग्रेजुएशन में एडमिशन लीजिए,
आप अपना स्टडी स्टार्ट कर दीजिए, प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। हाँ। 2 साल आप टाइम दीजिए एनसीईआरटी पे। एनसीईआरटी 6 to 12 का लीजिए। अब तो एनसीईआरटी के सार संग्रह भी आने लगे हैं। हाँ। उसको भी आप पढ़ सकते हैं। और आप पहले बेस मजबूत करिए, क्योंकि प्री तो ठीक है, इधर उधर से कलेक्टिव मटेरियल को लेकर आप पढ़ सकते हैं। हाँ। लेकिन मेंस के लिए आपके पास मटेरियल होना चाहिए, आपका माइंड में होना चाहिए किसी टॉपिक को आप कैसे डिलीवर करते हैं। हाँ। ठीक है। तीसरा जो चरण होता है इंटरव्यू। हाँ। तो इंटरव्यू तो आपके पर्सनालिटी टेस्ट होता है, आपका नॉलेज टेस्ट हो चुका होता है प्री और मेंस में। तो पर्सनालिटी तो ऑटोमेटिकली आपकी पढ़ाई अच्छी होगी, या फिर आप उस एनवायरनमेंट में आने जाने लगेंगे तो आपका अच्छा हो जाएगा। हाँ। लेकिन बेस मजबूत करने के लिए आज भी एनसीईआरटी कारगर है। तो मतलब जो लड़के प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं उनको एनसीईआरटी पहले पढ़ के और फिर प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहिए। बिल्कुल, एनसीईआरटी एक बेस है। और उन लड़कों से, जो मेरे छोटे भाई हैं और जो हमारे साथी भी रहे हैं, हाँ। मैं उनसे यही कहूँगा कि दोस्त और किताब कम रखिए। अच्छा। दोस्त और किताब कम रखिए, कंफ्यूजन कम होगा। अच्छा। ठीक है। क्योंकि किताबें बहुत दुकान मार्केट में है, बहुत हाँ। सारी, जो भी आजकल नए अथर आते हैं, नए नए सेलेक्टेड लोग भी आते हैं तो अपनी किताबें लिख देते हैं। लेकिन आप उनमें से एक को चुनिए जो आपके लिए, उनका लैंग्वेज आपके लिए सूटेबल हो। तो उसमें क्या होगा कि आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। और बीपीएससी और यूपीएससी खास करके वनडे एग्जाम नहीं है। इसमें यदि आप थोड़े से कंफ्यूज हैं, यानी कि पूरा कंफ्यूज। तो आप जब प्रिपरेशन कर रहे थे तो आपने मतलब क्लास नोट्स पे ज़्यादा फोकस किया था, या फिर एक्स्ट्रा बुक जो भी मॉडल बुक्स होते हैं वो सब कुछ आपने पढ़ा था? देखिए, एक बच्चा जब एकेडमिक में होता है, यानी 6ठे क्लास के बाद जब होता है, तो 6 to 12 की आपकी पढ़ाई यदि बहुत अच्छी है तो आपको एनसीईआरटी दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं। हमने जब तैयार किया था तो मेरी पढ़ाई ठीक ठाक थी, मतलब 6 to 12 तक मेरा बाकी पोर्शन जो था, मैंने ऑप्शनल हिंदी को चुना तो हिंदी मेरा बहुत अच्छा था। एसएसटी भी मेरा ठीक ठाक था। साइंस मैंने ग्रेजुएशन मैंने साइंस से ही किया था, तो साइंस में मेरा बहुत अच्छा था। फिजिक्स ऑनर्स था मेरा। तो मुझे सिर्फ रिवीजन करने की जरूरत थी, तो मैंने कोचिंग्स के ही बुक लिए, जो भी हमको मटेरियल मिला था। एक आध बुक जो साइड बुक हमें चाहिए था, इकोनॉमिक्स किसका पढ़ना है, हिस्ट्री किसका पढ़ना है, हिस्ट्री में मिडिएवल किसका पढ़ना है, मॉडर्न किसका पढ़ना है, एंशिएंट किसका पढ़ना है, तो एक मैंने उसका लिस्ट बनाया और उस हिसाब से मैं पढ़ता गया। बिहार में स्पेशली यूपीएससी का इतना क्रेज क्यों है? यूपीएससी लाइक सिविल सर्विस एग्जाम का, बीपीएससी या पीसीएस कोई भी एग्जाम का इतना क्रेज क्यों है? अदर स्टेट में ये सिर्फ एक ड्यूटी की तरह देखा जाता है कि एक कोई ऑफिसर है वो अपना ड्यूटी कर रहा है, बट हम जैसे ही बिहार में आते हैं तो एक अलग वाइब आता है कि एक अलग उसका दबदबा है। बिहार एक्चुअली शुरू से कृषि प्रधान राज्य रहा है, और यहाँ जब अंग्रेज शासन करने आए तो उन्होंने किसानों पर दबदबा बनाए रखने के लिए, किसानों को सताने के लिए उन्होंने जमींदार नियुक्त किए। जमींदार जब टैक्स लेने आते थे किसानों से, और कभी कभी जब फेल हो जाते थे, तो अंग्रेजों ने एक टैक्स कलेक्टर को रखा कि तुम टैक्स कलेक्ट करो, और वो आते थे जोर जबरदस्ती करके अपना पावर दिखा के किसानों से अपना जो टैक्स है ले जाते थे। तो किसानों के मन में ये होता था कि यानी कि सबसे बड़ा पावर इसी के पास है, कलेक्टर के पास, यानी कि मेरा बेटा पढ़ के कलेक्टर बने। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि ये बीपीएससी पीसीएस यानी कि किसी भी राज्य का रैंक 1 का जॉब होता है, और यूपीएससी किसी कंट्री का रैंक 1 का जॉब है। तो हम लोग बेहतर की तलाश में हमेशा रहते हैं। या हम बिहार एक्चुअली इसलिए भी जाना जाता है कि या तो सबसे ऊपर या तो सबसे नीचे। बीच वाला सिस्टम हमारा कुछ है नहीं। आप अभी तो रेशियो थोड़ा सा कम हुआ है, नहीं तो सबसे ज्यादा आईएएस और आईपीएस देने वाला राज्य बिहार रहा है। अब तो रेशियो कम हो गया कि लोग ऑनलाइन में उलझ गए, और पहले क्या था कि कैंडिडेट डेडिकेटेड होते थे किसी एक एग्जाम के प्रति। अब क्या है कि स्टूडेंट जैसे ही ग्रेजुएट होता है वो सोचता है कि मैं रेलवे भी दे दूं, बैंक भी दे दूं, एसएससी भी दे दूं, और ये बीपीएससी यूपीएससी भी दे दूं। खास करके सबसे पहले बेस ग्रेजुएशन होता था कि लोग ग्रेजुएशन करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तरफ जाते थे, अपना वो सेक्टर चूज करते थे। अब ऐसा नहीं है। अब लोग बीटेक एमटेक ये करके टेक्निकल कोर्स करने के बाद जाते हैं कि इधर कुछ नहीं हुआ तब हम बीपीएससी यूपीएससी में। तो थोड़ा सा रेशियो इसलिए भी डाउन हुआ है, लेकिन हमारा रुझान आज भी टॉप पे ही रहा है बिहार का।
सिविल सर्विस के फील्ड में काफ़ी ज़्यादा क्राउड बढ़ते जा रहा है स्टूडेंट्स का। सिलेक्शन रेट इतना कम है, 1 से 2% सिलेक्शन होता है, फिर भी इतना ज़्यादा क्यों स्टूडेंट इसमें आना चाहते हैं? क्योंकि स्टूडेंट्स को भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि सिलेक्शन रेशियो ही इतना कम है, मतलब 100 में से 1 बच्चे का हो रहा है, तो ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि उनका ना हो, फिर भी लोग क्यों इस फील्ड में आना चाहते हैं? मैंने आपको पहले ही बताया कि रुतबा, हाँ, क्योंकि इंजीनियरिंग में काम कर रहे लोग जिनका पैकेज 1 करोड़ 1.5 करोड़ हाँ, एनुअल है, वो भी इसमें आना चाहते हाँ, हैं। बिल्कुल, क्योंकि वो उनको पैसा नहीं चाहिए, रुतबा चाहिए। पैसे तो उनके पास बहुत हैं। जैसा अभी आप बता रहे थे, तो एक लड़की जो MBBS ऑलरेडी MBBS थी, हाँ, जिनका सिलेक्शन हुआ है, हाँ, तो उनके पास पैसे की क्या कमी है? पैसे के लिए नहीं आ रहे हैं, एक उनको रुतबा चाहिए और उनको अपना जो ब्रेन है, ब्रेन पावर है, माइंड पावर है, यूटिलाइज करने का सही जगह है BPSC और UPSC यानी कि सिविल सर्विसेज। वो इसलिए भी आना चाहते हैं क्योंकि ये बहुत बड़ा ब्रॉड एरिया है। आप इसमें अपने हिसाब से छोटे छोटे अच्छे इम्प्लीमेशन कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, अपने आप को और भी निखार सकते हैं, साथ ही समाज की सेवा भी कर सकते हैं, समाज को भी निखार सकते हैं, अपने आप को एक बेहतर दिखाने और करने का बहुत अच्छा अवसर भी मिलता है, स्पेस भी मिलता है, इसलिए लोग आना चाहते हैं। यस सर। अच्छा सर, स्टूडेंट का सबसे मुश्किल सवाल होता है कि अगर नहीं हुआ तो क्या करेंगे? क्यों नहीं होगा, यही तो नहीं सोचना है। मैं आपको फिर से कहता हूं कि यदि कोई लड़का डिमोटिवेट हो रहा है, यानी पहले से वो मोटिवेटेड है, हाँ, तो आप देखिए, जो तैयारी कर रहा लड़का सफलता के बिल्कुल करीब है, डिमोटिवेट वही होगा। हाँ, ठीक है, उसको थोड़ा सा अपने उस समय थोड़ा ब्रेक ले लो, या थोड़ा जो आपका मनपसंद विषय है वो पढ़ लीजिए, थोड़ा बहुत काम कर लीजिए, थोड़ा घूम लीजिए, अपने माइंड को फ्रेश कर लीजिए, उसके बाद दोबारा से लगिए। नहीं हुआ तो क्या हुआ, क्यों नहीं होगा? दूसरी बात, यदि नहीं होता है तो आपके पास टीचिंग फील्ड है। यदि आप अच्छी तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास तो एक सेपरेट फील्ड बच रहा है ना, कि टीचिंग फील्ड है, आप उसमें बेहतर करिए। बहुत सारे जितने सारे टीचर हैं, लगभग लोग वही हैं जिनका सिलेक्शन हो चुका वो छोड़ के आए हैं, नहीं तो जो इनका सिलेक्शन नहीं हुआ वो अच्छा कर रहे हैं। अच्छा सर, ऐसा बोलते हैं ये जॉब काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, काफ़ी चैलेंजिंग होता है, तो आप तो अभी फिलहाल जॉब में सिविल सर्विस में ही हैं, तो आपको क्या लगता है, क्या सच में चैलेंजिंग है या फिर? नहीं, बिल्कुल चैलेंजिंग है। समाज में रह के समाज के लिए काम करना, क्योंकि समाज जो है हर तरह के, समाज में हर तरह के लोग होते हैं, उनके बीच तालमेल बिठाना, सरकार से मिल रही सुविधाओं को आम जनता यानी कि समाज के निचले स्तर के लोगों तक, जिनको वास्तव में बुनियादी सुविधाओं की ज़रूरत है, उन तक पहुंचाना, थोड़ा बहुत प्रेशर इधर उधर के, उन सब के बीच अपने आप को तालमेल बिठा करके काम करना वास्तव में चैलेंजिंग है, लेकिन उतना भी नहीं। आप कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। कैसी कैसी मुश्किलें आती हैं फील्ड वर्क में या जॉब में? मुश्किलें बहुत नहीं आती, कुछ असामाजिक तत्व होते हैं जो थोड़ा बहुत में बाधा डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन अच्छा सर, फिर भी ठीक है। बिल्कुल। प्रिपरेशन जर्नी में भी बहुत सारी बाधाएं आती है, जैसे काफ़ी सारे दोस्त ऐसे मिल जाते हैं या कुछ प्रॉब्लम्स आ जाते हैं जो कि लोग डाइवर्ट हो जाते हैं। स्पेशली पटना के स्टूडेंट्स को मैं देखता हूँ कि वो काफ़ी डाइवर्ट होते हैं घूमने में या इधर उधर, पहली बार पटना आते हैं, तो उन सबको कैसे इग्नोर करें, अवॉइड करें, कैसे बचें? नहीं, उनको सबसे पहले तो गुमराह नहीं होना है। हाँ, आप गांव छोड़ के आया, बाहर आया हुआ लड़का सबसे पहले शहर की चकाचौंध में खो जाता है। हाँ, एक तो अपना एम भूल जाता है, दूसरा जो नहीं भूलते उन्हें सही जगह की तलाश करनी चाहिए। पहले थोड़ा एक आध जगह घूमें, वहाँ का माहौल देखें, पहले के सिलेक्टेड लोग जो उनके आस पड़ोस के हैं उनसे बातचीत करें, मिलें। हाँ, अब तो सिविल सर्वेंट मतलब इतने अच्छे हो गए हैं कि आप आसानी से उनसे जाके मिल सकते हैं, पहले तो नहीं मिला करते थे। उनसे मिलिए कि मैं ऐसा कर रहा हूँ, ऑनेस्टली यदि आप कर रहे हैं तो। यदि आप ऑनेस्टली आप किसी चीज़ पे लगेगा, अच्छे पुराने टीचर हैं, उनसे आप अपना सलाह लीजिए कि हमें क्या करना चाहिए, किसके पास पढ़ना चाहिए। देखिए, ओल्ड इज गोल्ड, पुराना हमेशा ही पुराना होता है, और जिसके पास नॉलेज है ना, वो समय और तकनीक के साथ साथ अपना सामंजस्य बिठा लेता है, तो वास्तव में वो आपके लिए कारीगर होगा। जाहिर सी बात है कि आजकल बढ़ती हुई तकनीकों के साथ साथ पुराने लोग पीछे हो गए हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है।
बीपीएससी, यूपीएससी और सिविल सर्विसेज में कोई तकनीक का बहुत ज़रूरत नहीं है। आपका आधार स्तंभ मजबूत होना चाहिए। स्टूडेंट के प्रिपरेशन में एक स्ट्रैटेजी होता है, तो आपने क्या अपना स्ट्रैटेजी फॉलो किया था? कितने घंटे पढ़ना है, कैसे मेंटेन करना है सारा कुछ? देखिए, मेरा जो स्ट्रेटजी ये रहा था कि मैं मंडे टू फ्राइडे पढ़ता था। सैटरडे जो मंडे टू फ्राइडे पढ़ा वो सेल्फ टेस्ट करता था कि मैंने जितना पढ़ा उतना कवर कर पाया हूँ या नहीं, और फिर संडे को उसको एक बार फिर से रिवाइज करता था। यानी कि मेरा वीकली टेस्ट, हाफ मंथली क्वार्टरली, इस टाइप का मैं खुद से सेल्फ टेस्ट देता रहा हूँ। और जब एक अच्छी तैयारी मेरी हो गई उसके बाद मैंने टेस्ट सीरीज देने स्टार्ट किए। मैं पहले नहीं देता था। पहले मुझे लगता था कि हाँ मेरा एक बार कंप्लीट हो गया, 2 बार कंप्लीट हो गया, तीसरी बार के बाद मैंने टेस्ट सीरीज देना स्टार्ट किया। और बाकी स्टूडेंट को भी ऐसा ही करना चाहिए। बीच बीच में जो पीछे का चीज़ है वो स्किप ना हो जाए, इसलिए रिवीजन करते रहना चाहिए, बार बार। हाँ, बिल्कुल रिवीजन करना चाहिए। एक रूटीन वैसा बनाइए कि वीक में जितने भी सब्जेक्ट हैं उनको टच कर लिया जाए। ऐसा नहीं कि 2 महीना भी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं फिर 2 महीने के बाद पॉलिटी पढ़ेंगे, तो ऐसा हुआ कि जब आप पॉलिटी हिस्ट्री पढ़ते भी इकोनॉमिक्स पर आए तो पता चला कि साइंस भूल गए। मतलब वीक में कम से कम 1 से 2 बार आप सारे सब्जेक्ट को टच करें ताकि वो आपके माइंड में रहे। अच्छा सर, काफ़ी सारे लड़के लड़कियां होते हैं जो कि ऑनलाइन कोचिंग करना चाहते हैं, क्योंकि उनके उतनी फैसिलिटीज़ नहीं होती, कि उतने पैसे नहीं होते कि वो बाहर जाके पढ़ सकें। तो क्या ऑनलाइन कोचिंग बेनिफिशियल है? क्या उससे सिलेक्शन हो सकता है? देखिए, ऑनलाइन रिवीजन का बहुत अच्छा बेहतर माध्यम हो सकता है, स्टार्टिंग प्रिपरेशन के लिए कभी नहीं। बिल्कुल जायज बात है कि विज्ञान वरदान या अभिशाप दोनों है, आपके उपयोग पर निर्भर करता है। लेकिन आपकी बेहतर तैयारी आपकी किताबों के साथ ही शुरू होगी। रिवीजन का सबसे बेहतर माध्यम ऑनलाइन है, लेकिन स्टार्टिंग प्रिपरेशन के लिए कभी नहीं। सर, क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई स्टूडेंट कोई पार्ट टाइम जॉब के साथ अपना प्रिपरेशन कर सके? बिल्कुल कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। हमने भी किया, और हमारे जैसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वो पार्ट टाइम के जॉब के साथ साथ फुल टाइम जॉब के साथ साथ वो अपना प्रिपरेशन कंटिन्यू रख सकते। इसके लिए आपको दृढ़ निश्चयी होना पड़ेगा। बिल्कुल। आपको जो अभी आसपास बाहर की जो चकाचौंध का जो दुनिया है उसको इग्नोर करना पड़ेगा। यानी कि आपको एक अंधकार भरी जिंदगी जीनी पड़ेगी। सफलता की नई सुबह के लिए रातों की बात होती है, किसी की सोकर कटती है, किसी की रो कर कटती है, और जिसने रो करके काटा है वो जाहिर सी बात है कि वो सफल होगा, और जिसने सो के काटा तो वही डेली की तरह उसका सुबह होता रहा है। सर, स्टूडेंट्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगे जो भी अभी जर्नी में है उनके लिए? स्टूडेंट के लिए हम सीधा यही कहना चाहेंगे कि अपना एक लक्ष्य निर्धारित करें और उस पर फोकस करें। दोस्त और किताब कम रखें, एक बेहतर मार्गदर्शक चुनें और अपनी पढ़ाई पर समय दें। चकाचौंध की दुनिया से बाहर निकलें। मोबाइल में जो पढ़ाई के अलावा अलग गतिविधियां हैं उनसे दूर रहें, और अपने आप को एक गुमनाम सी जिंदगी दें। लेकिन हाँ, दोस्त रखें, एक अच्छा दोस्त जरूर रखें, क्योंकि नहीं तो फिर वो धीरे धीरे बात आ जाती है कि मैं भी धीरे धीरे शांत हो रहा हूँ, हाँ मैं भी सुशांत हो रहा हूँ। एक चीजें जो आजकल निकल के आ रही हैं कि लोग आत्महत्या कर ले रहे हैं, कि अपना जो फीलिंग्स है, दुख है, वो किसी को बता नहीं पाते। उसके लिए आपको एक अच्छे दोस्त भी आपको एक अच्छा दोस्त चाहिए, और कम होने चाहिए। मैंने कहा कि दोस्त और किताब कम होने चाहिए, सिलेक्टेड होने चाहिए। ऐसा नहीं कहा कि नहीं होने चाहिए, होने चाहिए। तो आप रखें और अपने माता पिता को अपना साथी बनाएं, उनसे हर चीज़ शेयर करें, और अपनी दोस्ती जो है अपने से बड़े लोगों के साथ रखें। बड़े मतलब कि अपने से ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों के साथ रखें, और बिल्कुल थोड़ा सा समय दें। यदि एक बार नहीं हो रहा है तो दूसरा बार और बेहतर तरीके से प्रयास करें, तीसरी बार करें, चौथी बार में कहीं नहीं गया, आपकी सफलता बिल्कुल आपके हाथ है। 2 लाइन स्टूडेंट के मोटिवेशन के लिए कुछ? स्टूडेंट के मोटिवेशन के लिए क्या कहना है? सीधा यही कहना है कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा।
मुश्किलों में भाग जाना आसान होता है, जिंदगी का हर पहलू इम्तिहान होता है। थक कर मत बैठे मेरे दोस्त, कोशिश करने वालों के कदमों में सारा जहान होता है। से बात करके काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा और काफ़ी कुछ सीखने को मिला और बहुत बहुत थैंक यू आपका जो आप हमारे इस सेशन में आए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपको और आपके पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद।